नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आपको याद है कि बीते दिनों यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसका आयोजन हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में इकॉनमी के जो सवाल आए हैं उन सवालों को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, उन सवालों के जवाबों को ढूंढेंगे, तो उन पर एक बार हम बातचीत करने वाले हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल आज का देखा जाए। तो सबसे पहले सवाल को आप देखेंगे, इकॉनमी का जो पहला सवाल था उसमें हमें बेसिकली कथन दिए हुए थे। हमारे पास दो कथन थे, हमें उन कथनों पर विचार करना था। पहला कथन था कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए अपने ऋण पर चूक करता है, चूक यानी कि डिफॉल्ट हो जाता है, अगर अमेरिका अपने ऋण पर डिफॉल्ट हो जाता है तो यूएस ट्रेजरी बॉन्डों के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ये पहला कथन था। कथन दूसरा था कि यूएसए सरकार का ऋण कोई मूर्त यानी कि हार्ड परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित नहीं होता है, बल्कि केवल सरकार के विश्वास पर टिका होता है। अब हमें इन दोनों कथनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना था। हमारे विकल्प जो थे, पहला विकल्प था आपका कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। हमारा दूसरा विकल्प था कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। हमारा तीसरा कथन था कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। हमारा विकल्प डी था कि कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। अब इस सवाल के जवाब को अगर आप देखें तो इस सवाल का जो पहला कथन है वो कथन पूरी तरह से गलत है और जो दूसरा कथन है वो कथन सही है। यानी कि अगर अमेरिका की सरकार डिफॉल्ट भी हो जाती है तो उसके बावजूद भी अमेरिका के जो ट्रेजरी बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको पैसा प्राप्त होगा, सरकार उनको पैसा देने वाली है। हालांकि उसमें मैकेनिज्म अलग हो सकता है, थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन लोगों को पैसा ज़रूर मिलता है। और जो दूसरा कथन है कि हाँ, वो जो उनका बॉन्ड होता है वो किसी हार्ड संपत्ति पर समर्थित नहीं होता है, बल्कि वो सरकार के विश्वास पर टिका होता है। और लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि किसी देश की सरकार जो है वो इतनी जल्दी डिफॉल्ट नहीं करेगी। और यहाँ पर भी आप सोच करके देखिए कि आप किसी एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं कि जो दुनिया की सुपर पावर है, तो उसके डिफॉल्ट होने की संभावना तो शून्य के बराबर हो जाती है। इसी वजह से यहाँ पर पहला कथन जो है वो गलत है, दूसरा कथन आपका सही है। तो सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। अब यहाँ पर ये सवाल जो आया था ये किस वजह से आया था? तो ये सवाल आपको देखने को मिला था क्योंकि मई महीने में 2023 का जो मई महीना था वहां पर अमेरिका में हमें अमेरिका की सरकार की डिफॉल्ट होने की जो संभावना थी वो थोड़ी सी नजर आई थी। इसको लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी। हमने भी अपने इन न्यूज प्रोग्राम में इस पर चर्चा की थी कि अमेरिका की सरकार डिफॉल्ट होने वाली है, क्या कारण है, किस वजह से होने वाली है। अब उसी को लेकर के तमाम आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे थे। उसी में से एक आर्टिकल जो है यहाँ पर पब्लिश हुआ है और इस आर्टिकल में स्पष्ट तौर पर इसको लेकर के बात की गई है कि क्या व्हाट वुड हैपन टू द ट्रेजरी बिल्स आफ्टर द डिफॉल्ट ऑफ द यूएस गवर्नमेंट, यानी कि अगर अमेरिका की सरकार डिफॉल्ट हो जाती है तो क्या होगा। हमने उस पर चर्चा कर ली है। तो यहाँ पर भी आप इसे करंट अफेयर से जोड़ करके देख सकते हैं। अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आसानी से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले सवाल को अगर आप देखें तो हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ भी हमारे सामने दो कथन दिए हुए हैं। कथन 1 है सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक डिफॉल्ट का जोखिम बढ़ाता है। हमारा दूसरा कथन है सामूहिक ऋण एक नियत राशि एकमुश्त निधि हो सकती है किंतु ऋण व्यवस्था यानी क्रेडिट लाइन नहीं हो सकती। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये हमें बताना है। हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता। हमारा ऑप्शन सी है कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। और हमारा हमारा ऑप्शन डी है कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। अब यहाँ पर अगर आप कथनों की बात करते हैं, दोनों स्टेटमेंट्स को अगर आप देखें, आंसर की अगर आप बात करें तो पहला स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर आपका दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका गलत हो जाता है। क्योंकि जो आपका लेंडिंग होती है, सामूहिक ऋण होता है, वो आपका क्रेडिट लाइन के तौर पर भी दिया जाता है। तो पहला कथन आपका सही है, दूसरा कथन आपका गलत है। तो इस तरह से आपका जो सही जवाब है वो हो जाता है ऑप्शन सी यहाँ पर। अब सबसे पहले इस सवाल में एक शब्द आता है सामूहिक उधार, लेकिन इस सवाल को और बेहतर ढंग से समझने के लिए यहाँ पर आपको जो है हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ी सी दिक्कत दिखाई देगी। अगर आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ेंगे इसी सवाल का तो वहां पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा स्प्रेड। क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है वहां पर?
वहां पर शब्द इस्तेमाल हुआ है स्प्रेड। लेकिन अगर आप उसके हिंदी ट्रांसलेशन को देखेंगे तो यूपीएससी ने इस्तेमाल किया है बढ़ता, यूपीएससी ने बढ़ता शब्द इस्तेमाल किया है। अगर आप इसके आधार पर जाएंगे तो फिर ये आपका जो है स्टेटमेंट गलत हो सकता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन, अगर आप इंग्लिश के आधार पर जाएंगे तो वहां पर स्प्रेड शब्द का इस्तेमाल हुआ है और इस वजह से ये कथन जो है सही है। तो अक्सर जो तमाम यूपीएससी एक्सपर्ट्स होते हैं, खासतौर पर हिंदी माध्यम के जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना रहा है कि अगर आप इकोनॉमी और साइंस एंड टेक के सवालों को सॉल्व कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप उन सवालों की हिंदी ट्रांसलेशन को देखने के साथ साथ उनका जो इंग्लिश वर्जन है, जो ओरिजिनल वर्जन है, उस पर भी एक बार नजर डालें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि दोनों के ट्रांसलेशन में आपको मेल नहीं मिलता। यहां पर भी आप देख सकते हैं स्प्रेड शब्द का इस्तेमाल जो है इंग्लिश में हुआ है और हिंदी में जो है जो बढ़ता शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जब आप स्प्रेड शब्द के आधार पर जाएंगे तो आपका ये कथन सही हो जाता है और इस तरह से आपको जो है इंग्लिश पर भी थोड़ी सी नजर बनाए रखनी है, क्योंकि हिंदी में हो सकता है ट्रांसलेशन करते वक्त आपको कुछ गलतियां देखने को मिल सकती हैं। अब एक बार यहाँ पर जो है एक शब्द जो आता है, यहाँ पर ये जो सामूहिक उद्धार का शब्द है, इसको हमें समझना होगा, तब जाकर के आप इस सवाल के सही जवाब को जो है ढूंढ पाएंगे। अब यहाँ पर सामूहिक उधार को इंग्लिश में कहा जाता है सिंडिकेट लेंडिंग। क्या कहते हैं आप? इसको आप कहते हैं सिंडिकेट लेंडिंग। और सिंडिकेट लेंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी अखबारों में आपको देखने को मिला था। ये आपका इंडियन एक्सप्रेस का अखबार है जहां पर सिंडिकेट सोशल लोन का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। ये आपका द हिंदू का अखबार है जहां पर आपको सिंडिकेट सोशल लेंडिंग का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। ये सीएनबीसी आवाज का अखबार है, सेम टाइम पर ये सारे अखबार पब्लिश हुए थे, न्यूज पब्लिश हुई थी। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर सिंडिकेट लोन की डेफिनेशन भी देखने को मिलेगी। सिंडिकेट लोन क्या होता है? सिंडिकेट लोन एक ऐसा लोन होता है, एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें बहुत सारे लोग मिल करके एक व्यक्ति को लोन प्रदान करते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको सिंडिकेट लोन कहा जाता है। और हिंदी में आप इसको क्या लिखा गया है? इसको लिखा गया है सामूहिक उधार। अब इसमें होता क्या है कि अगर बहुत सारे लोग एक व्यक्ति को लोन दे रहे हैं तो अगर ये व्यक्ति डिफॉल्ट हो जाता है, यानी कि अगर ये व्यक्ति लोन नहीं चुका पाता है, तो भी इससे जो जोखिम पैदा हुआ है वो जोखिम किसी एक व्यक्ति के पास नहीं जाएगा, बल्कि वो जोखिम क्या होगा? आपस में लोगों में विभाजित हो जाएगा, बट जाएगा। और इंग्लिश में आप इसको स्प्रेड भी कह सकते हैं। क्या है? आपका जो जोखिम है, जो आपका रिस्क है, वो क्या हुआ है? डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, स्प्रेड हो गया है। लेकिन अगर आप हिंदी में इसको देखेंगे, हिंदी में इन्होंने क्या लिखा हुआ? यूपीएससी ने हिंदी में लिखा हुआ है बढ़ाता। अब बढ़ाता शब्द के आधार पर आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि जोखिम बढ़ जाता है। लेकिन यहां पर असल में चीज क्या है? जोखिम यहां पर कम हो जाता है, जोखिम डिवाइड हो जाता है। तो इसी वजह से आपको इकोनॉमी और साइंस एंड टेक के सवाल जब आप सॉल्व कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि आप उन सवालों में बेसिकली एक बार इंग्लिश का जो ओरिजिनल वर्जन है उसको भी पढ़ें, उस पर भी थोड़ी सी नजर डाल लें। चलिए, ये हमने इस सवाल पर बात कर ली है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, हमें डिजिटल रुपए के संबंध में जो नीचे कथन दिए गए हैं उन पर विचार करना है। हमारा पहला कथन है कि यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई राष्ट्रिक यानी कि सोवरेन मुद्रा है। हमारा दूसरा कथन है कि यह आरबीआई के तुलन पत्र यानी कि बैलेंस शीट पर देयता के रूप में दिखाई देता है। हमारा तीसरा कथन है कि यह अपने डिजाइन से ही मुद्रास्फीति बीमाकृत होता है। हमारा चौथा कथन है कि यह वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। अब उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, हमें उसके बारे में बताना है। और हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 4, या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 4। तो इसके सही जवाब को अगर आप देखें तो इसमें एक एक करके ऑप्शंस को अगर आप देखें, इसमें जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाता है आपका, दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है, तीसरा ऑप्शन आपका गलत है और चौथा ऑप्शन भी आपका सही है। यानी कि 1, 2 और 4 आपके सही हैं और इस तरह से आपका जो ऑप्शन डी है वो सही जवाब हो जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन की अगर आप बात करें तो क्योंकि आपका जो डिजिटल रुपया है वो हमने पहले भी पढ़ा था। एक बार इसको अगर आप खबर देख लें तो चर्चा में क्यों रहा था, तो ये देखेंगे आप जो है लगातार खबरें यहाँ पर पब्लिश हो रही हैं। द हिंदू में लगातार खबरें आपको डिजिटल रुपए के बारे में देखने को मिल जाती है। सबसे पहले यहाँ पर डिजिटल रुपए का जो है ई रुपए ट्रांजैक्शन जो है इंट्रोड्यूस किया गया था आरबीआई की ओर से। इसके अलावा आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर थे उन्होंने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या फिर ई रुपए को लेकर के अपने कुछ कंसर्न्स जाहिर करी थी, प्राइवेसी इश्यूज को लेकर के कुछ बात की गई थी। इसके अलावा एसबीआई की ओर से यूपीआई इंटरऑपरेटेबिलिटी इन डिजिटल रूपी, ये पूरा जो है खबर आपको देखने को मिली थी। तो ये सारी खबरें ऐसा नहीं कि पुरानी खबरें हैं, ये खबर 2024 की है, ये खबर भी 2024 की है, ये खबर 2023 की है,
यानी कि 1 साल के भीतर ही आपको सारी खबरें देखने को मिली हैं। अब सवाल पर बात करते हैं। तो सवाल को अगर आप देखें, सवाल में आप देखेंगे कि पहला कथन सही है। इसका मतलब ये है कि जो आपका डिजिटल रुपया होता है वो आरबीआई की ओर से जारी किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और क्योंकि अगर आरबीआई की ओर से जारी किया जा रहा है तो क्या आरबीआई किसका नेतृत्व करता है? आरबीआई सरकार का नेतृत्व करता है। तो इस तरह से ये क्या हो जाती है? एक सोवरेन करेंसी हो जाती है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जब आप हार्ड करेंसी की बात करते हैं, जब आप करेंसी नोट्स की बात करते हैं, तो करेंसी नोट आरबीआई की बैलेंस शीट में किस तरफ दिखाई जाती है? करेंसी नोट एक तरफ। अच्छा, जब आप बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट क्या होता है? एक शीट होती है जिसमें एक तरफ किसी कंपनी के एसेट लिखे होते हैं, एक तरफ लायबिलिटी लिखी होती है। तो अब अगर आप आरबीआई की बैलेंस शीट में देखेंगे तो उसमें जो हार्ड करेंसी है वो आपको कहाँ मिलेगी? वो आपको मिलेगी लायबिलिटी की साइड में। और जो आपकी डिजिटल रुपया है वो भी हार्ड करेंसी के जैसा ही है, तो वो भी आपको कहाँ मिलेगा? वो भी आपको लायबिलिटी की साइड में मिलेगा। तो दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन इस वजह से गलत है क्योंकि जिस तरह से आपका जो इन्फ्लेशन है उसका प्रभाव आपकी करेंसी पर पड़ता है, हार्ड करेंसी पर पड़ता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो आपकी इकोनॉमी की जो करेंसी है उसकी जो पावर है वो कम हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उसी तरह से जो डिजिटल रुपया है वो, अगर आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो डिजिटल रुपए की जो वैल्यू है, जो क्षमता है, जो पावर है, वो पावर भी कम हो जाती है। तो इस तरह से आपका तीसरा कथन गलत है और आप वाणिज्यिक बैंक मुद्रा जो है उसको नगदी के रूप में जो है आसानी से परिवर्तनीय करा सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास जो है डिजिटल रुपया मौजूद है तो आसानी से किसी भी दुकान पर जाके, किसी भी दुकान पर नहीं, जहां पर आरबीआई की ओर से जिसको ऑथराइज किया गया है, वहां से आप जो है हार्ड करेंसी जो है प्राप्त कर सकते हैं। कैश वहां से इसको लेकर के प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, इसका भी हमने देख लिया कि द हिंदू में भी ये आपको मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप अखबार पढ़ें, डिटेल तरीके से पढ़ें, और अखबार पढ़ते वक्त जो भी खबरें आ रही हैं अगर वहां पर कोई नया कॉन्सेप्ट आपको मिलता है तो उस नए कॉन्सेप्ट को लेकर के कुछ नोट्स बनाने की कोशिश करें। यानी कि 2-4 लाइन, 5 लाइन आप उस पर लिख सकते हैं, ताकि अगर भविष्य में कोई भी खबर आए तो आपको उस पर सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। चलिए बढ़ते हैं आगे अगली खबर पर। अगर आप देखें, अगली हमारी खबर है हमें जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमारा पहला कथन है भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य है। हमारा दूसरा कथन है कि हमारा दूसरा कथन है चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए किसी भी देश को इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, इसके बारे में हमें बताना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका पहला कथन यहाँ पर आपका सही है और दूसरा कथन आपका गलत है। तो इस तरह से सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। अब यहाँ पर आपको जो है लॉजिक लगाना है, क्योंकि आप, हो सकता है आपने इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल के बारे में पढ़ा हो, रिसर्च की गई तो पता चला इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल बहुत कम चर्चा में रहा है। एक अखबार में देखने को मिला था केवल द हिंदू बिजनेस लाइन में, और बहुत कम लोग उस अखबार को पढ़ते हैं, द हिंदू बिजनेस लाइन को। तो केवल एक ही अखबार में इसको लेकर के खबर देखने को मिली थी। तो आपके लिए कल्पना करना कि ये सवाल भी आ सकता है थोड़ा सा मुश्किल था। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। कैसे लॉजिक लगाना था? तो भारत क्या है, यहाँ पर सबसे पहले भारत इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का मेंबर है या नहीं, इसके बारे में अगर आपको सोचना है तो आप अपने आप से केवल एक सवाल कीजिए, वाई नॉट? यानी कि ऐसा कोई भी रीजन है क्या कि भारत इसका मेंबर नहीं हो सकता है? भारत में बेहतर गेहूं का उत्पादन होता है, भारत में बेसिकली ग्रेन्स बेहतर उत्पादन होते हैं, भारत में जो है राइस का उत्पादन होता है, तो भारत इसका मेंबर क्यों नहीं होगा? जाहिर तौर पर मेंबर होगा। और दूसरा कथन अगर आप देखें, दूसरा कथन क्या है कि चावल और गेहूं के निर्यात के लिए किसी देश को इसका मेंबर होना अनिवार्य है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ग्रेन्स हैं उसके आयात और निर्यात को बढ़ावा देना। अब आप खुद सोच करके देखिए कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी देश पर प्रतिबंध किस तरह से लगा सकता है, वो किसी देश को अपने आयात और निर्यात करने पर रोक किस तरह से लगा सकता है? बिल्कुल रोक नहीं लगा सकता है। तो यहां भी आपका लॉजिक ठीक बैठेगा और ये कथन आपका गलत हो जाएगा, और इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल को आप देखें। तो हमारा अगला सवाल है, हमारे सामने कुछ कथन दिए हुए हैं। कथनों में अगर आप देखें, पहला कथन है कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है। हमारा दूसरा कथन है कि भारत में विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना आनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य यानी फूड के आयात पर प्रतिषेध है। उपयुक्त कथनों में से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। हमारा दूसरा कथन है और हमारा दूसरा विकल्प है ऑप्शन बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं,
किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। हमारा तीसरा कथन है कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। हमारा ऑप्शन डी है कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। अब सबसे पहले दोनों कथनों पर आप देखें, दोनों कथनों में अगर आप पहले कथन को देखेंगे तो ये आपका गलत हो जाता है। गलत किस वजह से है? गलत इस वजह से है क्योंकि भारत की ओर से अमेरिका से सेब का आयात किया जाता है। अभी हम इसकी खबर देखेंगे कि कहां पर ये चर्चा में आया था। और दूसरा कथन अगर आप देखें तो दूसरा कथन क्या कहता है? दूसरा कथन आपका बिल्कुल सही है कि अगर आप भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को भारत में लाना चाहते हैं तो उसके लिए भारत में आपको कुछ बॉडीज हैं जिनकी अनुमति लेनी पड़ती है। सबसे पहले कथन को अगर आप देखें तो पहला कथन उस पर भी देखेंगे, पहले कथन पर बात करेंगे, लेकिन इसको एक बार वापस हम देख लें तो अगर आपको भारत में कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड लेकर के आना है तो आपको किसकी अप्रूवल की जरूरत होती है? सबसे पहले भारत में आपको फसाई के फसाई के अप्रूवल की जरूरत होती है, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके अप्रूवल की जरूरत होती है। इसके अलावा आपको भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, इसकी भी जरूरत होती है, इसकी अनुमति लेने की भी जरूरत होती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, इसकी अनुमति लेने की भी जरूरत आपको पड़ती है, तब जाकर के भारत में आप किसी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को ला सकते हैं। तो दूसरा कथन आपका सही है, पहला कथन गलत है। तो यहाँ पर इसमें विकल्प कौन सा सही होगा? यहाँ पर आपका जो है इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों? क्योंकि पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है। अब हमने सेब वाले पर एक बार बात करते हैं। तो ये जो खबर रही थी आपकी, इसमें से अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका जो दूसरा कथन है, जब आप एनवायरनमेंट पढ़ते हैं तो वहां पर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को लेकर के कॉन्सेप्ट आता है, तो उसमें आप उसके माध्यम से आप दूसरे कथन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले कथन को लेकर के यहाँ पर थोड़ी सी समस्या आ सकती है क्योंकि करंट अफेयर का सवाल है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको 2 खबरें मिलेंगी द हिंदू की कटिंग। तो इसमें पहली खबर है बेसिकली 6 सितंबर 2023 की खबर है, जहां पर भारत सरकार की ओर से जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन थे वो जब भारत में आने वाले थे तब कुछ अमेरिका से जो कुछ हम इंपोर्ट्स करते थे उस पर कुछ टैरिफ में छूट दी गई थी, उसमें कुछ जो है टैक्स में कमी की गई थी। किसमें? आमंड्स में की गई थी, एप्पल्स में की गई थी और वॉलनट्स में, लेंटिल्स में। तो इसमें ये खबर हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ से आप एप्पल को देख सकते हैं। इसके अलावा इसी खबर की एक फॉलोअप खबर हमें देखने को मिली थी 13 सितंबर को, जब जो अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने सरकार का विरोध किया था कि सरकार अमेरिका से आने वाले एप्पल्स पर जो टैक्स लगता है, जो ड्यूटी लगती है, उस ड्यूटी को कम कर रही थी। और अपोजिशन पार्टी का कहना था कि इस ड्यूटी को कम करने की वजह से बेसिकली कश्मीर के जो आपके लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, जो कल्टीवेटर्स हैं, उनकी आजीविका पर खतरा पैदा हो सकता है। तो ये खबर हमें द हिंदू के अखबार में देखने को मिली थी, वहां से ये खबर आपको देखने को मिल जाएगी। आसानी से अगर आपने इस खबर को पढ़ा होता तो आप निष्कर्ष निकाल सकते थे कि हाँ, भारत जो है अमेरिका से सेब का आयात करता है। चलिए बढ़ा जाए अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर है निम्नलिखित पत्तनों का विमान पत्तनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला विमानपत्तन है, पहला एयरपोर्ट है डोनी पोलो विमानपत्तन, और हमारा दूसरा एयरपोर्ट है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, और तीसरा एयरपोर्ट है विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अब उपयुक्त में से कौन सा हाल ही में उपयुक्त में से किनका निर्माण नवीन ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के रूप में किया गया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि इसमें ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तौर पर केवल डोनी पोलो एयरपोर्ट और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को डेवलप किया गया है। ये खबर अगर आप देखी जाए आपको बहुत जगह खबर देखने को मिलेगी। ये सारी खबरें 2023 और 24 के बीच की ही हैं, किसी भी खबर में पुरानी खबर को नहीं लिया गया है। यहाँ पर आपका कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर के द हिंदू के अखबार में आपको एक खबर देखने को मिलेगी। इसके अलावा डोनी पोलो एयरपोर्ट को लेकर के खबर चर्चा में इस वजह से आई थी क्योंकि इस एयरपोर्ट को ऑल वेदर लाइसेंस ग्रांट किया गया था। तो यहाँ से भी आपको ये समझ में आ सकता है कि कहाँ से लिया गया इस खबर को। इसके अलावा पीआईबी में भी एक खबर पब्लिश हुई थी, 2023 की ही खबर है, 2023 में ही ये खबर पब्लिश हुई थी जब आपका एयरपोर्ट्स के नाम यहाँ पर दिए गए थे। तो इसमें से जो आपका जो डोनी पोलो एयरपोर्ट है ये आपका कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, ईटानगर में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप इस खबर में देखेंगे तो इस पूरी खबर में आपका उन एयरपोर्ट्स के नाम लिए गए हैं जो कि आपका ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तौर पर डेवलप किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको 11 नाम दिखाई देंगे। तो यहाँ से आप आसानी से बेसिकली इन तमाम चीज़ों को एनालाइज करते हुए आप आसानी से इसका जवाब दे सकते थे। हालांकि यहाँ पर बैठ करके एनालाइज करना कंपेरेटिवली आसान होता है, जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं तो वहाँ पर आपके सामने सिचुएशन थोड़ी चेंज होती है। बीते दिनों गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी जब आप एग्जाम दे रहे थे, तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। लेकिन एज एन एस्पिरेंट आप पूरे साल मेहनत करते हैं, इस एक
2 घंटे के समय के लिए। तो आपको क्या करना होता है, आपको अपने को उस सिचुएशन में ढालने की कोशिश करनी है, अपना बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करनी है और पेपर देने के बाद रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल को आप देखें। हमारा अगला सवाल है कि किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप कुल प्रजनन दर को किस रूप है परिभाषित किया जाता है। हमारे ऑप्शन है, बहुत आसान सा सवाल था। अगर आप जो है किसी भी वीडियो को फॉलो कर रहे थे, अगर आप हमारे द हिंदू के अखबार को भी फॉलो कर रहे हैं, जो हम लगातार सुबह 9 बजे इस प्रोग्राम को करते हैं, तो वहां पर भी हमने कई बार टोटल फर्टिलिटी रेट की बात की थी, कई बार हमने कुल प्रजनन दर की बात की है, कई बार हमने प्रतिस्थापन दर की बात की है, रिप्लेसमेंट रेट की बात की है। ऑप्शंस को आप देखें। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए, एक वर्ष में जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। ऑप्शन बी, किसी दी गई जनसंख्या में एक दंपत्ति के जीवन काल में उनसे जन्मे बच्चों की संख्या। ऑप्शन सी, जन्म दर माइनस मृत्यु दर। या फिर ऑप्शन डी, एक महिला की गर्भधारण आयु यानी चाइल्ड बियरिंग एज के अंत तक उसमें जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या। अब इसका जो जवाब है बहुत आसान सा जवाब है। अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी है, कोई वीडियो देखी है, अगर आप हमारे सीरीज को ही फॉलो करें तो आसानी से आप इसका जवाब दे पाएंगे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि बहुत आसान सा सवाल है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल को अगर आप देखें। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। हमारा पहला कथन है, भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती हैं। यहाँ पर इसका मतलब है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो। तो हमारा दूसरा कथन है, दूसरा कथन है हमारा, भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों यानी GSEC गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के धारक बन सकते हैं। हमारा तीसरा कथन है, भारत में शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप सही कथन की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा पहला कथन है वो गलत है, दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन सही है, दूसरा और तीसरा कथन सही है। इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाता है। एक एक करके इन पर विस्तार से बात करें तो सबसे पहले जो आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है वो केवल शेड्यूल बैंक्स को प्राप्त होती है। शेड्यूल बैंक और कुछ इंडिपेंडेंट लोगों को प्राप्त होती है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को प्राप्त होती है। कुछ एनबीएफसीज, अब यहाँ पर कंफ्यूजन इस बात को लेकर के है कि कुछ एनबीएफसीज जो हैं वो इस इंडिपेंडेंट दायरे में आती हैं, लेकिन आरबीआई के रूल ये कहते हैं कि आप जो है एनबीएफसी जो हैं वो डायरेक्टली इसका लाभ नहीं उठा सकती हैं। तो इस तरह से हमारा पहला कथन यहाँ पर गलत है। दूसरा कथन सही है क्योंकि भारत सरकार की ओर से जो हमारे विदेशी संस्थागत निवेशक हैं उनको भी अनुमति दी गई है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं। इसके अलावा भारत में जो है स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आपका ऋण के लिए, डिबेंचर्स के लिए अलग से एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकता है। तो इस तरह से आपका दूसरा और तीसरा कथन सही है और ऑप्शन डी सही जवाब हो जाता है। चलिए बढ़ा जाए आगे और बात की जाए अपनी अगली खबर पे। तो हमारी अगली खबर में बेसिकली आपसे पूछा गया है, अगले सवाल में पूछा गया था आपका कि भारत में निम्नलिखित में से कौन कॉरपोरेट बॉन्डों और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं। हमारे पास 3 विकल्प यहाँ पर मौजूद थे, 3 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए थे। पहला था बीमा कंपनियां, दूसरा पेंशन निधि, तीसरा खुदरा निवेशक। अब नीचे दी गई कूट का प्रयोग करके हमें सही उत्तर का चुनाव करना था। ऑप्शन ए है यहाँ पर केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है कि ये तीनों ही जो हैं वो आपका सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाता है। जब आप बीमा कंपनियों की बात करते हैं, जब आप पेंशन फंड की बात करते हैं, तो ये तो एक आपके सामने एक सही विकल्प के तौर पर, एक बहुत आसान विकल्प के तौर पर सामने आता है। समस्या आती है खुदरा निवेशक कि क्या रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसा कर सकते हैं कि सरकारी बॉन्ड्स में निवेश किया जाए। तो इसके लिए जो खबर सामने आई थी वो आपको देखने को मिली थी मई महीने में, मई 2024 में। अगर आपको याद हो, अगर आपने हमारा द हिंदू का प्रोग्राम देखा होगा तो वहां पर भी हमने डिस्कशन किया था कि आरबीआई की ओर से हाल ही में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए एक नया रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था, जिस मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे वो डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज GSEC को खरीद सकते थे। तो यहाँ से आप आसानी से, अगर आपने इसको पढ़ा होता, अगर आपने इसको समझा होता, तो आसानी से आप यहाँ पर निष्कर्ष निकाल सकते थे। चलिए बढ़ा जाए आगे और अपनी अगली खबर को आप देखें। हमारी अगली खबर है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हमारे सामने 3 चीज़ें दी हुई हैं, 3 विकल्प दिए हुए हैं। पहला है आपका ETF यानी एक्सचेंजेज ट्रेडेड फंड, हमारा दूसरा है मोटर वाहन और तीसरा है मुद्रा की अदला बदली यानी कि करेंसी स्वैप। अब उपयुक्त में से किन्हें किसे वित्तीय लिखत यानी कि इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। हमारे विकल्प हैं ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी
केवल 1 और 3। तो इसका सही जवाब क्या है? इसमें ETF को आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, करेंसी स्वैप को आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, लेकिन मोटर वाहनों को आप जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं मानते हैं। तो इस तरह से आपका कथन 1 और केवल 1 और 3 सही है और ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाता है। अगर आप जो है शेयर बाजार में निवेश करते हैं, अगर आपने कोई भी निवेश किया है कभी, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर ETF में निवेश करने का भी ऑप्शन आता है। तो ETF को तो आप मान ही सकते हैं। यहाँ पर करेंसी की बात हो रही है, करेंसी की अदला बदली की बात हो रही है, तो उसको भी आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मान सकते हैं, लेकिन मोटर वाहन को आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं मान सकते। चलिए आगे बढ़ा जाए। अपना अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले हमें गतिविधि दी हुई है और दूसरी तरफ सेक्टर दिए हुए हैं। पहला हमारी गतिविधि है कृषि उत्पादन का भंडारण, उसके सामने आपको द्वितीयक सेक्टर मिलेगा। उसके बाद डेयरी फार्म, जिसके सामने आपको प्राथमिक सेक्टर मिलेगा। इसके बाद खनिज की खोज, जिसमें आपको तृतीयक सेक्टर मिलेगा। और इसके बाद कपड़ा बुनाई, जिसमें आपको द्वितीयक सेक्टर मिलेगा। अब कौन कौन से इसमें सही है और उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी सभी 4। तो अब आपको बताना है कि इसमें बेसिकली कौन सा सही है। अब देखा जाए इसमें तो आपका जो पहला जो युग्म है, पहला जो जोड़ा है कृषि उत्पाद का भंडारण यानी कि स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ये द्वितीयक सेक्टर में नहीं आता है। किसमें आता है? टर्शियरी सेक्टर में आता है, तृतीयक सेक्टर में आता है। खनिज डेयरी फार्म की अगर आप बात करें तो प्राथमिक सेक्टर में आता है, सही बात है। खनिज की खोज की अगर आप बात करें तो ये आपका तृतीयक सेक्टर में नहीं आता है, ये भी आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। कपड़ा बुनाई की अगर आप बात करें तो कपड़ा बुनाई भी आपको सेकेंडरी सेक्टर में मिल जाएगा। तो 2 यहाँ पर आपके गलत हैं और 2 आपके सही हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए बढ़ा जाए आगे और देखें अपने अगले सवाल को। तो विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है कि भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों बैंकिंग सब्सिडरीज के लिए कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है। हमारा दूसरा कथन है कि भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों यानी बैंकिंग सब्सिडरीज के लिए बोर्ड सदस्यों के कम से कम 50% भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या फिर हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसमें अगर आप पहला कथन देखेंगे तो ये आपका गलत हो जाता है, दूसरा कथन आपका सही है। तो इस तरह से आपका केवल बी जो है ऑप्शन वो सही जवाब हो जाता है, क्योंकि रिजर्व बैंक के नियमों को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर कहा गया है कि अगर किसी फॉरेन बैंक को भारत में अपनी कोई ब्रांच खोलनी है या फिर भारत में अपनी कोई सब्सिडरी कंपनी खोलनी है तो उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ निवेश होना चाहिए, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैपिटल होनी चाहिए। उसमें आरबीआई कहता है कि आपको एटलीस्ट $5 मिलियन का निवेश तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा ये वाला नियम भी ठीक है कि अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में कोई सब्सिडरी कंपनी शुरू करती है तो उसमें से आधे से तकरीबन कम से कम आधे जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो भारतीय नागरिक होने चाहिए। यानी कि अगर किसी कंपनी में 10 बोर्ड मेंबर्स हैं तो उसमें से 5 बोर्ड मेंबर्स आपके कहाँ से होने चाहिए? वो आपके भारत से होने चाहिए। तो ये नियम भी आपका सही हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल को आप देखें। हमारा अगला सवाल है कि भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, CSR नियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को CSR कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। हमारा दूसरा कथन है, CSR नियम CSR कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को निर्दिष्ट नहीं करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या फिर हैं? हमारा पहला विकल्प है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब अगर आप देखें तो पहला कथन यहाँ पर आपका सही है और दूसरा कथन आपका यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है न्यूनतम जो अमाउंट है, जो व्यय है, जो एक्सपेंडिचर है वो आरबीआई ने डिफाइन किया है। तो इस तरह से आपका जो है ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को भी यहाँ पर देख लिया जाए तो इसमें अगर कोई आप सोच करके देखिए कि अगर कोई कंपनी जो है अपने ही ऊपर खर्च कर रही है, अपनी ही कर्मचारियों के लिए खर्च कर रही है, तो सरकार उसको क्यों ही CSR कैटेगरी में डालेगी? क्योंकि CSR में तो वो चीज़ें आती हैं जो कि सोसाइटी के लिए की जाती है, जो कि समाज के भले के लिए की जाती हैं। तो अपने लिए आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से आपका पहला कथन सही हो जाता है। अब अगर आप CSR से जुड़े नियम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये लिखा गया है कि जो व्यक्ति CSR के क्राइटेरिया में आती है उसको अपने पिछले साल का जो लाभ है, पिछले 3 सालों का जो औसत लाभ है, उसका 2% अमाउंट जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा? वो आपको CSR के तौर पर देना पड़ेगा।
उदाहरण के लिए अगर कोई कंपनी पिछले 3 साल में 100 रुपए का औसत प्रॉफिट कमा रही है तो क्या करना पड़ेगा उसको 2 रुपए आपका CSR के तौर पर खर्च करने पड़ेंगे, और CSR के तौर पर जो खर्च होगा वो खर्च आपका अपनी कंपनी या कंपनियों के कर्मचारियों पर नहीं हो सकता है, ये अलग होना चाहिए। चलिए अंत में अब बात की जाए हमारे अगले सवाल की। तो हमारा अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संपार्श्वीकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किससे लिखित हैं, निम्नलिखित में से किसके इंस्ट्रूमेंट हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बॉन्ड बाजार, ऑप्शन बी विदेशी मुद्रा बाजार, ऑप्शन सी मुद्रा बाजार, या फिर ऑप्शन डी स्टॉक बाजार। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका मुद्रा बाजार, यानी कि मनी मार्केट से जुड़ा ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इस तरह से हमने बेसिकली बात कर ली है, इकोनॉमी से जुड़े हमारे जो तमाम सवाल थे उन सवालों पर हमने चर्चा कर ली है। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो है, और वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।